गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किसी राइड को स्मूथ और झटका प्रूफ बनाने के लिए किया जाता है। इसी तरह से जब दुनिया में मंदी आती है तो कोई देश शॉक एब्जॉर्बर की तरह उभरता है और पूरी दुनिया को आर्थिक झटके से बचाकर फिर से पटरी पर लाने में मददगार साबित होता है। पूरी दुनिया में आर्थिक संकट की आशंकाओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर लगातार उभर रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह भी है और इसकी वजह बड़ी ही दिलचस्प है। भारत से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जब दुनिया में आर्थिक संकट आएगा तो भारत एक सिल्वर लाइन की तरह होगा जहां किसी पूरी दुनिया को राहत मिल सकती है। और आज डीएनए में एक बार फिर से हम आर्थिक मुद्दे का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसमें आपको तेजी से बदलती भारतीय अर्थव्यवस्था का और कच्चे तेल को लेकर शुरू हुए प्राइस वॉर के बारे में भी हम जानकारी देंगे, और बेहद आसान और सरल भाषा में, क्योंकि विश्व बैंक ने आज फिर से भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया है और विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए जीडीपी अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। दरअसल इसी वर्ष अक्टूबर में विश्व बैंक ने भारत के जीडीपी अनुमान को 7.5% से घटाकर 6.5% कर दिया था, लेकिन वापस से आज इसे बढ़ा दिया गया है। जब पूरी दुनिया महंगाई और दूसरे आर्थिक संकट से गुजर रही है, ऐसे समय में विश्व बैंक की ओर से भारत का जीडीपी अनुमान बढ़ाना एक अच्छी खबर है, और यह भारत के लिहाज से ही नहीं, विश्व के अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी बेहद अच्छी खबर है। विश्व बैंक के मुताबिक जीडीपी अनुमान बढ़ाने की कुछ खास वजह भी है, यानी कई सारे कारण हैं, और पहली वजह इसमें यह है कि दुनिया भर में आर्थिक मुश्किलों के बीच बीते कुछ समय में भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन बेहतर देखने को मिला है और इन मुश्किलों का असर भारत पर ज्यादा नहीं हुआ है। दूसरी वजह यह है कि दूसरी तिमाही में कंपनियों के नतीजे उम्मीद से बेहतर आए हैं, और दूसरी तिमाही का मतलब है जुलाई से लेकर सितंबर के बीच कंपनियों का प्रदर्शन जो हुआ है इस दौरान बहुत अच्छा हुआ। और यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जुलाई से सितंबर के दौरान जहां एक और ज्यादा महंगाई की वजह से कंपनियों का कच्चा माल पर होने वाला खर्च ज्यादा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसी दौरान कच्चे तेल की कीमत भी ज्यादा थी। इसके बावजूद भारतीय कंपनियों के नतीजे अच्छे आए हैं। इसकी तीसरी वजह है अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों से जुड़े होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अपने दम पर लगातार ग्रोथ कर रही है, जबकि इन सभी देशों में आर्थिक संकट जैसे हालात बने हुए हैं। और इसकी चौथी वजह है भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत विशाल जनसंख्या और उनके खर्च करने की क्षमता। विश्व बैंक भी यह मानता है कि भारत के घरेलू खपत की ताकत ने यहां की अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत बनाए रखा है। तो यह ऐसी वजह है जिस वजह से भारत एक आर्थिक शक्ति के तौर पर उभर रहा है। और विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बीते कुछ महीनों में देश के लिए किए गए फैसले की तारीफ की है और बदलते हालात का भी जिक्र किया है। विश्व बैंक के मुताबिक आरबीआई ने जिस तरीके से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, उसका असर अब दिखने लगा है और इसी तरह धीरे धीरे महंगाई में भी कमी आ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इमर्जिंग इकोनॉमी वाले देशों में भारतीय रुपए का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। वैसे इस रिपोर्ट को उन सेलेक्टिव पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को भी पढ़ना चाहिए जो डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट पर अपना एजेंडा चलाने में जुटे रहते हैं। इसके बाद उन्हें यह जरूर समझ में आ जाएगा कि रुपया नहीं गिरा है, बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश में औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई है, हालांकि बेरोजगारी को लेकर थोड़ी चिंता जरूर जताई गई है। वैसे जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट से लड़ रही है, ऐसे में भारत में हालात तेजी से सुधर रहे हैं और अक्टूबर में जहां थोक महंगाई दर घटकर 8.39% हो गई, वो मार्च 2021 के बाद पहली बार डबल डिजिट पर से कम है। और दूसरी ओर कच्चे तेल में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ये इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। अब आपको सुनाते हैं कि विश्व बैंक का भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर क्या कहना है और जानकार भारत के जीडीपी अनुमान को फिर से बढ़ाने को लेकर क्या सोचते हैं।
The World Bank projects that India's economy will grow at 6.9% this year in 2022. As I said earlier, the rationale for that is several folds. One, India has a large domestic market, right? So we have a storm happening around the world in the form of low growth, monetary policy tightening in major economies, which will bring growth down. We have disruptions in the global value chain due to several factors. We have continued oil prices. All these things will affect India like it will affect every country. But given India's large domestic market, it has some resilience built in here. So consumption can happen even if export is not booming. Domestic demand will be sufficiently strong to provide impetus for growth. The second reason is that India has built resilience through good policies, through good fiscal policy, through good monetary policy. So you have a fiscal inflation environment that is, benign enough to not to be damaging for growth. इंडियन इकोनॉमी रिजिलिएंट भी बहुत है। जो सारे चैलेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, वो इंडियन इकोनॉमी है रिजिलिएंट। और लास्ट 10 years के जो पॉलिसीज एंड इन प्लेस जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने डाले हैं वो उन्होंने हेल्प करा है। गवर्नमेंट का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में, वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। PLI स्कीम्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है। जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है उसके अंदर बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जो इंक्रीज है GDP ग्रोथ में वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से हो सकता है अगर गवर्नमेंट करेंगे इंक्रीज। और जो लास्ट 10 years का जो बफर्स बिल्डअप हुए हैं इकोनॉमी में, वो भी हेल्प करा बहुत। ये बहुत ही अच्छे न्यूज़ हैं, और जब ये वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था से आते हैं तो क्रेडिबिलिटी के कोई इश्यू ही नहीं होते, क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है। और ये बात वन मोर एंडोर्समेंट है कि लगातार पिछले पोस्ट कोविड जो दुनिया में जो भी डेवलपमेंट हुए, और वेस्टर्न कंट्रीज़ नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप ज़्यादा करके उन्होंने जो कदम उठाए, और दूसरे सारे देशों ने जो कदम उठाया, और भारत ने जो कदम उठाए, अब ये निश्चयी तौर पे साबित होते जा रहा है कि जो मेजर्स जो हमने मेजर्स लिए हैं भारत ने, यानी कि हमारी सेंट्रल बैंक ने और भारत सरकार ने, वो अब दिखाई देते कि वो एक बिल्कुल ही बैलेंस मेजर थे, और जिसकी वजह से आज जो कि वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जो कि रिसेशन की फियर में है, और ऐसा माना जाता है कि नेक्स्ट 2023 में वहाँ पे रिसेशन आएगा, ग्रोथ नहीं होगा, इन्फ्लेशन इज़ अ बिगेस्ट कंसर्न। ये सारे जो प्रॉब्लम है वो भारत के लिए फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी सीधे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर विश्व बैंक का भरोसा बढ़ा है, और यही भरोसा कुछ समय पहले IMF ने भी जताया था। IMF ने इसी वर्ष अक्टूबर में जारी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वर्ष 2023 में पूरी दुनिया में सबसे तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। और उस वक्त भी हमने बताया था कि IMF किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय प्लानिंग को सराह रहा है। IMF ने जो अनुमान जारी किया है उसके मुताबिक भारत की जो विकास दर है वो 6.1% रहेगी, जबकि अमेरिका में 1, चाइना में 4.4, जापान में 1.6, स्पेन में 1.2% विकास दर रहने की उम्मीद जताई गई है। वहीं वर्ष 2023 में फ्रांस, ब्रिटेन में विकास दर 1% से भी कम रहने का अनुमान है, जबकि इटली, जर्मनी और रूस की विकास दर में निगेटिविटी देखने को मिलेगी, यानी उनकी विकास दर सीधे सीधे माइनस की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। पहले कोरोना, फिर रूस यूक्रेन युद्ध, और फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बाढ़, सूखा जैसी समस्या और बढ़ती महंगाई की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक संकट बढ़ रहा है। ऐसे में विश्व बैंक हो या IMF भारत के लिए काफी पॉजिटिव है, और यही वजह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि भारत अपने आप को एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की तरह मजबूत तौर पर अपने आप को पेश कर रहा है। वैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कच्चे तेल में लगातार गिरावट एक अच्छी खबर है। इस साल मार्च में
नॉयमेक्स क्रूड ऑयल की कीमत $124 प्रति बैरल थी, जो घटकर $75 प्रति बैरल हो चुका है। हालांकि जब क्रूड महंगा था तो भारत ने रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया था। लेकिन अब यूरोपीय देश और रूस के बीच क्रूड को लेकर प्राइस वॉर शुरू हो चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध में लगातार यूरोपीय देश रूस पर कई प्रतिबंध भी लगा रहे हैं और इसकी स्थिति हमने देखी थी। और इसी क्रम में यूरोपीय देशों ने रूस से एक्सपोर्ट होने वाले कच्चे तेल की कीमत पर $60 प्रति बैरल का कैप लगाने का भी ऐलान कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि यूरोपीय देश अब रूस से कच्चा तेल $60 से कम कीमत पर ही खरीदेंगे। दरअसल यूरोपीय देशों का मकसद यह है कि इससे रूस को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाए। और रूस को लेकर जिस तरह से यूरोपीय देश लगातार अपनी रणनीति बदल रहे हैं और इसी वजह से कच्चे तेल की कीमत गिर रही है और भारत को इसका फायदा मिल रहा है। दरअसल ये प्रतिबंध G7 और ऑस्ट्रेलिया की ओर से लगाया गया है। अभी तक रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला था और अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए यूरोपीय देशों ने खाड़ी देशों से कच्चे तेल खरीदना शुरू किया था। वहीं सऊदी अरब और ओपेक देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में कमी नहीं की और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे कच्चे तेल की कीमत घटनी शुरू हो गई। लेकिन इससे रूस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अब यूरोपीय देशों को उम्मीद है कि इससे रूस को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि ये रणनीति आगे जाकर कैसी होगी, इसको लेकर जानकारों की अलग राय है। जानकार इससे रूस को कोई खास फर्क नहीं पड़ने का दावा करते हैं, क्योंकि रूस के कच्चे तेल की कीमत अभी भी कम ही है और $68 प्रति बैरल उसकी कीमत है, जबकि रूस के लिए कच्चे तेल के उत्पादन का खर्च $20 से $44 ही होता है। और इस कैप का भारत पर भी कोई खास असर नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत में आने वाले कार्गो की कीमत इसी प्राइस कैप के आसपास ही रहती है। वैसे मौजूदा समय में भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल रूस से मंगा रहा है और करीब 22% ये खरीदारी होती है। और दूसरे नंबर पर इराक है, जहां से भारत 20% कच्चे तेल को इंपोर्ट कर रहा है, जबकि तीसरे नंबर पर सऊदी अरब है, जहां से भारत 16% क्रूड इंपोर्ट कर रहा है। हालांकि इस प्राइस कैप के लगने का भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और रूस ने इस प्राइस कैप को मानने से इनकार कर दिया है और इस पर सवाल भी खड़े किए। अब आपको इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट हम दिखाते हैं ताकि आप इसे सरल भाषा में और आसानी से समझ पाएं। Если ограничить цену нефти из России или других стран, установить какие-то искусственные ценовые потолки, то это неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике. Затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости. А это, повторяю, ударит в первую очередь по беднейшим государствам.